प्यारे बच प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9वीं की विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति की पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 चुनावी राजनीति शीर्षक के अंतर्गत आज आपको कार्यपत्रक 31 के मुख्य शीर्षक चुनाव क्यों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आपने जब इस कार्यपत्रक को देखा होगा तो सबसे पहले आपने कुछ शब्दों को पढ़ा होगा, जैसे कि लोकतंत्र और चुनाव और राजनीति। तो आपके दिमाग में इस कार्यपत्रक को पढ़ने से पहले ही कुछ प्रश्न उठे होंगे कि ये लोकतंत्र क्या है। जैसा कि आपकी पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। यहाँ पर लोक का मतलब होता है लोग, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति। तंत्र यानी कि उनका शासन चलाने की पद्धति या व्यवस्था या शासन। जब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। आपके किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हम क्या करते हैं? एक व्यवस्था बनाते हैं ताकि वो समस्या आगे ना चले। उस व्यवस्था को बनाने के लिए हम अपने बहुत सारे विकल्पों में से किसी भी एक उत्तम विकल्प का चयन करते हैं या उस विकल्प को चुनते हैं। बहुत सारे विकल्पों में से किसी उत्तम विकल्प का चयन करना चुनाव कहलाता है। वो चयन वो आपकी कक्षा के मॉनिटर के रूप में भी हो सकता है और राष्ट्र के स्तर पर वह किसी नेता के रूप में, जिसे कि राजनेता का नाम दिया जाता है, के रूप में हो सकता है। किसी भी आप अपने कार्यपत्र की प्रथम पंक्ति को पढ़िए। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अभी मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बताया था। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। इस लोकतंत्र में चुनाव क्या होते हैं? नियमित अंतराल पर होते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा में एक बार कोई मॉनिटर बना दिया गया, फिर कुछ समय के बाद दूसरा मॉनिटर भी बनाया जा सकता है अगर वह सही से काम नहीं करता। इसी प्रकार राष्ट्र स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और अनेकों छोटे छोटे स्तरों पर भी नियमित अंतराल पर चुनाव किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पहली लाइन क्लियर हुई होगी। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अंतराल मतलब गैप पर, थोड़े समय के गैप पर। लेकिन वो गैप क्या होता है? नियमित होता है। जैसे कहीं पर 6 महीने का गैप है तो वो 6 महीने बाद ही होगा, या कहीं पर 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, वो नियमित गैप होगा। ये नहीं कि इस बार 6 महीने बाद, अगली बार 2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, ऐसा नहीं। लगभग वो गैप नियमित ही होता है। अगली लाइन पढ़ेंगे हम। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि उसमें क्या करते हैं, हम अपनी पसंद के किसी भी एक विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। अब यहाँ पर शब्द आता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी कक्षा में एक मॉनिटर होता है। वो क्या करता है? आप लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं, अगर आप सभी लोग एक एक करके सारे बच्चे टीचर को बताएंगे तो आपका पीरियड वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और शायद रोज़ इन समस्या से ही निपटान करना मुश्किल होगा, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी कक्षा में एक मॉनिटर की व्यवस्था की जाती है जिससे कि आप अपनी समस्याओं को बता सकें, और वह एक आपका प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है जो कि आपकी समस्याओं को आपके शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है और शिक्षक उन समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता है। तो वो क्या हुआ? आपका मॉनिटर आपके लिए आपका
प्रतिनिधि हुआ। अभी आगे की लाइन पढ़ेंगे हम। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार क्या होता है, मॉनिटर अपने तरीके से ही कार्य को करता है और वह आपकी बताई गई समस्याओं को या आपकी इच्छाओं को आपके शिक्षक तक नहीं पहुंचाता है। तो क्या होता है कि आपके शिक्षक की सहमति से या आपके बच्चों के सहमति से आपके मॉनिटर को बदल दिया जाता है। यही व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। जब किसी राजनेता के द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया जाता तो जो वहाँ का आम नागरिक होता है वो अपने प्रतिनिधि को अपनी वोट के माध्यम से बदल सकता है। जैसे कि आप अपनी क्लास में मॉनिटर को चुनते हो, आपसे पूछा जाता है कि कौन बच्चे दीपक को मॉनिटर बनाना चाहते हैं। अगर दीपक को मॉनिटर बनाने के लिए 7 बच्चों ने हाथ खड़े किए। उसके बाद पूछा गया कितने बच्चे विवेक को मॉनिटर बनाना चाहते हैं। तो अगर वहाँ पर 10 बच्चों ने अपना हाथ ऊपर किया तो क्या हुआ, ज़्यादा बहुमत किसके साथ है, विवेक के साथ है, तो विवेक को मॉनिटर बना दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो जिसके पास सबसे अधिक वोट होती हैं उसे उन लोगों का या उस क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और यदि लोगों की इच्छा होती है तो वे उसे बदल भी सकते हैं। अगली पंक्ति पढ़ेंगे हम। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। तो बच्चों, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो लोगों की पसंद का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों को उसके काम से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अगर मान लो कि आपने किसी को चुन लिया और वो आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो क्या करोगे, दोबारा चुनाव की आप मांग करोगे या चुनाव उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को चुन लिया वो हमेशा के लिए चुनाव में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो शासन लोकतंत्र नहीं रहेगा फिर वो। तो अगर हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है तो क्या करते हैं, हम नियमित अंतराल पे चुनाव कराते रहते हैं और उसी के बारे में इस लाइन से संबंधित लाइन कही गई है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के होते हैं तो के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं। अगर आप लोगों के अनुसार शासन नहीं करते तो क्या होता है, अगले चुनाव में लोग उन्हें वोट देते ही नहीं हैं। इन सब बातों के कारण क्या होता है, प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोगों को अकॉर्डिंग अगर शासन नहीं करेगा कोई तो क्या होगा, लोग अगले चुनाव में उसे बदल देंगे या उसको सिखा देंगे कि काम कैसे करना है। मतदाता के पक्ष में तर्क। अब बच्चों, हम ये देखेंगे सबसे पहले कि मतदाता होता कौन है। मतदाता होता है वह जिसे किसी भी चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। जैसे कि जब आप अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव करते हैं तो आपको वहाँ पर अधिकार दिया जाता है ना, कि आप बताओ आप किसको वोट देना चाहते हो। मत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोट देते हैं, वोट कहते हैं। तो आप क्या समझे मतदाता से, मतदाता मतलब मत को यानी कि वोट को देने वाला। वोट को देने वाला क्या कहलाया, मतदाता कहलाया। तो अब हम देखते हैं मतदाता के पक्ष में क्या तर्क हैं। मतदाता क्या होते हैं कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं, यानी कि जिसे वो सिलेक्ट करेंगे वो उनके लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा, यानी कि उनके फेवर के कानून बना सके ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और चुनाव किस लिए करा जाता है, ताकि कार्य को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाया जा सके। तो उसके लिए क्या होता है, सरकार की ज़रूरत होती है। तो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। मतदाता कौन है, आप और हम ही तो हैं जो वोट दे करके चुनते हैं लोगों को। वे सरकार
और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। मतलब कि कौन सा कानून होगा, कब लागू होगा, कहाँ लागू होगा, ये सब करने के लिए क्या करती है, मतदाता चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधि का, और वह प्रतिनिधियों से मिल करके क्या बनती है, सरकार बनती है। और सरकार के द्वारा फिर क्या बनाए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को फिर लागू कराया जाता है पूरे देश में। और चुनाव लड़ने वाले के लिए कुछ पार्टियां होती हैं, जिसमें पार्टी शब्द का प्रयोग किया गया है। पार्टियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं, शिवसेना। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टी होती हैं और कुछ राष्ट्रीय पार्टी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको आपकी 8वीं कक्षा में भी पढ़ाया था कि चुनाव देने के लिए, चुनाव में भाग लेने के लिए जब हम वोट देने जाते हैं चुनाव में, तो कौन वोट दे सकता है, भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वह अपनी वोट दे सकता है, यानी कि मतदान कर सकता है, अपनी वोट को दे सकता है किसी भी पार्टी को या उसके प्रतिनिधि को जिसको कि वह अपने विचार से सही या उचित समझता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा चुनाव है इसको लोकतांत्रिक किस आधार पर बनाया गया है। चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने का आधार। अब हम इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। जो आपके चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए, यहाँ पे चुनावों के स्वतंत्र होने से क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सके, इसकी ऐसी अनुमति होनी चाहिए। कोई भी स्वतंत्र हो, भाई मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, हाँ भाई लड़ लो। दीपांशु चुनाव लड़ना चाहता है, दीपांशु लड़ सकता है। या कोई भी व्यक्ति जो कि निर्धारित की गई निश्चित योग्यताओं को रखता है, चुनाव लड़ सके। और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए चुनाव। निष्पक्ष से मतलब कैसा है कि वहाँ पर भेदभाव ना हो कि 10 वोट डाली गई हैं और 7 ही गिनी जाएं, या 7 डाली गई हैं और 10 गिनी जाएं। किसी विशेष पार्टी का या किसी विशेष प्रतिनिधि का पक्ष न लिया जाए। आपका दूसरा पॉइंट है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव कब होता रहे, नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ये नहीं कि किसी को अगर हमने चुन लिया है तो उसी को 15-20 साल तक बनाए रखें जब तक वो नहीं मर जाता, या एक बार हमने राजा चुन लिया तो राजा की मृत्यु तक इंतज़ार करते रहेंगे कि कब राजा मरेगा तब किसी दूसरे राजा को चुनेंगे। नहीं, अगर हम किसी लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर चुनावों का नियमित अंतराल पर होना भी अति आवश्यक है। जैसे कि भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी, 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर बीजेपी की सरकार आई, और फिर 5 साल बाद फिर से इलेक्शन हुआ जिसमें फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या हुआ कि 5-5 साल के बाद चुनाव हुआ और सबको मौका मिला बराबर। स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए गए, निष्पक्ष चुनाव कराए गए और नियमित अंतराल पर चुनाव कराए गए, जिससे कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया रखा जा सके। अगला पॉइंट है, हर किसी को मतदाता के मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। हर किसी को मत का अधिकार हो, यानी कि वो बूढ़ा हो या जवान, उसे क्या होना चाहिए, मत का अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत में जैसे आयु निर्धारित की गई है 18 वर्ष, 18 वर्ष में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, उसको वोट डालने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और सबके मत की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि इसकी एक वोट 1 के बराबर है तो फीमेल की भी एक वोट 1 के बराबर ही होनी
चाहिए, तभी उसे कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं। लड़की है तो भी एक वोट, उसकी एक वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए, लड़का है तो भी उसकी एक वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के की वोट एक और लड़की की दो लड़कियों की वोट मिला करके एक, नहीं, तो वो क्या होगा, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होगा। लोकतांत्रिक चुनाव में क्या होना चाहिए, हर किसी को एक तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हो, बस चुनाव आयोग के नियमों का पालन करता हो और उम्र 18 वर्ष हो तो वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। और दूसरा क्या, हर मत का मोल समान होना चाहिए। मोल मतलब वैल्यू, यानी कि 1 रुपये का सिक्का अगर मोहन ने दिया तो उसकी कीमत तब भी 1 रुपये ही होगी, और चाहे राम दे तब भी 1 रुपये होगी। पूरे देश में 1 रुपये की सिक्के की वैल्यू उतनी है ना, 100 पैसे ही। इसी प्रकार अगर वोट डालता है कोई तो एक व्यक्ति की एक वोट की कीमत एक स्त्री की एक वोट की कीमत के बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। जब चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध ही नहीं होगा तो क्या होगा, उस पर वो सरकार थोपी जाएगी। मान लो आपके पास ए नाम का कोई व्यक्ति है और इलेक्शन में सिर्फ उसी को खड़ा कर दिया, तो क्या होगा, जो उसको लाइक करने वाले लोग हैं वो तो उसे वोट देंगे ही, और जो उसे डिसलाइक करते हैं उन्हें भी उसी को वोट देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, या ये ना भी वोट दें तो अगर यहाँ पर उसकी एक वोट भी डल गई तो वो क्या होगा, जीत जाएगा। तो क्या होना चाहिए, चुनाव में मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव देने का अधिकार होना चाहिए और उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। तो क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2+2 से ज़्यादा उम्मीदवार हो। जितने ज़्यादा उम्मीदवार होंगे क्या होगा, हमारे पास विकल्प उतने ही ज़्यादा होंगे और मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने में मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि दिया गया है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, यानी क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज़ है। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जिस एरिया में उम्मीदवारों के बीच में प्रतियोगिता होती है, चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच में प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। मान लो कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई बीजेपी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, तो क्या करते हैं, एक तरीके का कंपटीशन हो जाता है उसमें कि कौन ज़्यादा वोट लाएगा। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे कि हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। कैसे, आपने देखा होगा कि मान लो किसी के पापा तो कांग्रेस को पसंद करते हैं, किसी की मम्मी बीजेपी को पसंद करती है और वो खुद आम आदमी पार्टी को पसंद करता है। तो क्या होता है, एक घर में ही बंटवारे की स्थिति हो जाती है, या एक बस्ती में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। मान लो एक मोहल्ला कांग्रेस का हो गया, एक बीजेपी का हो गया, एक आम आदमी पार्टी का हो गया, तो वहाँ बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है। समाज में सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी होते हैं जिनकी कारणों से, तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं हमारी बंटवारे की स्थिति ना हो जाए, इमेज ख़राब ना हो जाए, तो वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाता है। लेकिन अगर चुनाव में कम लोग होंगे, मान लो 1 या 2 ही लोग होंगे, तो क्या होगा, लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, विकल्प नहीं मिलेंगे अच्छे व्यक्ति को चुनने के। और जब विकल्प नहीं मिलेंगे तो उस चुनाव का होने ना होने का क्या फ़ायदा। जब आपके सामने एक ही व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाएगा और आपके पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तो क्या होगा, वो व्यक्ति वैसे ही जीत जाएगा। तो आप बेमन से उसे वोट देंगे या नहीं भी देंगे तो तब भी जीत जाएगा। तो वो चुनाव हुआ ना हुआ बराबर है, वो बेईमानी चुनाव कहा जाएगा। तो प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेईमानी हो जाते हैं।
प्रतिद्वंद्विता होने का यह फ़ायदा होता है कि यदि व्यक्ति चुनाव में चुन लिया जाता है कोई प्रतिनिधि और वह अच्छा कार्य करता है तो लोग उसे दोबारा चुनेंगे, और अगर वह अच्छा कार्य नहीं करता तो उसका दोबारा चयन नहीं होगा और उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा, तो फिर दूसरी पार्टी के व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। तो कोई भी प्रतिनिधि ये नहीं चाहेगा कि उसकी जगह अगली बार किसी और को चुन लिया जाए। तो यहाँ पर कंपटीशन होने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी एक बार चुन लिया जाता है वह पूरी कोशिश करता है कि वह अच्छे से अच्छा कार्य करे ताकि वह अगली बार भी चुनाव में अच्छे विकल्प के रूप में चुना जा सके। अब पहला प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुनाव प्रक्रिया क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने विचारों, विकल्पों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने किसी प्रतिनिधि का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं, वो चुनाव प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का शासन, जो लोगों का तंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो उनसे संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न तरह के कानून बनाता है, सरकार का गठन करता है तथा उन नीतियों को लागू करता है जिससे कि उन लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है और निरंकुशता को दूर रखने के लिए भी चुनाव जरूरी है। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव इसीलिए कराया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति निरंकुश ना हो सके। तीसरा प्रश्न है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जाता है? चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार आपको यहाँ पर बताए गए थे, जो कि पहला आधार क्या है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, यानी कि किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए जो निश्चित योग्यता रखता हो, निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, काउंटिंग में गलती नहीं चाहिए, कोई लाभ वो नहीं होने चाहिए कि भाई ये इस नेता का लड़का तो इसी को जिताना है, नहीं। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए, 5 साल के चुनाव है तो 5 साल का ही अंतर होना चाहिए। हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए, स्त्री या पुरुष, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। हर एक किसी की वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान होना चाहिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आधार हैं, ये आपको पहले समझा चुके हैं। चौथा प्रश्न है, आपके अनुभव के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो आप इसमें लिख सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसी होनी चाहिए? एक तो बहुविकल्पीय होनी चाहिए, जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों में से किसी एक का चुनाव कर सकें या जो सबसे बेस्ट हो उसका चुनाव कर सकें। दूसरा क्या होना चाहिए कि बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए। एक ही दल होगा तो क्या होगा, वो अपनी तानाशाही करेगा, तो जो दल आपको अच्छा लगता है उसका चुनाव कर सकते हैं। और कंपटीशन होने से ये फ़ायदा होगा, जब बहुदलीय प्रणाली होगी और प्रतिद्वंद्विता होगी तो ये फ़ायदा होगा कि प्रतिनिधि को इस बात का डर रहेगा कि अगली बार लोग मुझे नहीं चुनेंगे, जिसके कारण वह अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेगा। तो प्रणाली कैसी होनी चाहिए? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बहुदलीय होना चाहिए और बहुविकल्पीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुदलीय और बहुविकल्पीय। बच्चों, ये आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सहित आपको सोल्व कर दिया गया है। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का संपूर्ण प्रयास किया जाएगा। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।